here we go. Russia Ukraine war, we go with the outline कि हमें पता होना चाहिए कि आज की डिस्कशन से हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं. Basically we would keep it simple, we would establish an introduction, then we would conceptualize war and other conflicts. बल्कि हम यहाँ पे ही कर लेते हैं ऐसे कि वार और दीगर कन्फ्लिक्ट्स में क्या फर्क होता है. जब हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का तालिबान के साथ कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की तालिबान के साथ वॉर है. हम फिर कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर है. हम फिर कहते हैं कि एक सडन सुसाइड इंसिडेंट हो गया जो कि किन भी दो एथनिसिटीज या रिलीजियस पार्टीज या सेकुलर पार्टीज में कन्फ्लिक्ट था. सो हैविंग सेड दैट, आप ये समझ लें कि वॉर इज बेसिकली स्टेट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एक्टर्स, मोस्टली स्टेट्स. नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में भी जंग हो सकती है, लेकिन वॉर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है कि स्टेट एक्टर्स में लड़ाई हो. कन्फ्लिक्ट जो है दैट कैन रिमेन लोकलाइज्ड, दैट कैन रिमेन विद इन अ स्टेट, दैट कैन बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर एरिया, जो कि बहुत ही नैरो होती है. एक उनमें डेफिनेशनल फर्क है. सेकंड, उनमें लिथैलिटी का फर्क है. फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे सुसाइड अटैक हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि वॉर हो गई. जो वॉर की लिथैलिटी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा होती है. दैट बेसिकली इज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, लेट्स से हम जो वर्ड यूज करते हैं कि कोलैटरल डैमेज. और तीसरा जो इनमें फर्क है वो है यूज ऑफ वेपनरी. आर्म कन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि स्कैमिशेस हो, देन डायलॉग हो एंड इवेंचुअली एंड हो. War is a bit more lethal, more technologically advanced, and then it involves multiple stakeholders, which eventually either complicate the situation or basically lead to a better possible scenario. हम बात कर लेंगे इस कन्फ्लिक्ट के रूट्स की. हम बात कर लेंगे कि इस वॉर के जो मेजर फैक्टर्स थे वो क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसकी रीजन एंड बियॉन्ड की. सिर्फ हम पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है नो कॉन्फिडेंस वाली वो नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि आप पिछली रात से जितने वीडियोस देख रहे हैं, जितने चैनल्स देख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ बन चुके हैं. तो आई डोंट वांट यू टू बी एनीथिंग एल्स. फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे कि वॉर का फ्यूचर क्या है, और जब तक आपके पेपर हैं तब तक आप इस चीज को कैसे देख लेंगे. एंड दिस वुड ब्रिंग अस टू द कंक्लूजन. की क्वेश्चंस जो कि आपने मेजर टेक अवे जहन में रखने हैं कि इस डिस्कशन के बाद आपको आने चाहिए, वो ये है कि व्हाई इज यूक्रेन ए जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट. यूक्रेन में ही मसला क्यों है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर रशियाज ब्रॉड इंटरेस्ट इन द यूक्रेन. इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे दूंगा. मैं क्लास पढ़ा रहा था सीरियन सिविल वार पे, आई रिमेम्बर लॉन्ग टाइम अगो. मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, मैंने एक इंडिविजुअल से सवाल पूछा कि व्हाट आर द रशियन इंटरेस्ट इन सीरिया. तो इंडिविजुअल वाज वेरी ब्लैंक. तो पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि आप फिर खुद से सवाल भी करते हैं कि आपको वाकई एनालिटिकल मैनर में चीजें क्लियर भी हुई हैं या नहीं क्लियर. फिर आपने इसमें सवाल देखना है कि व्हाट ट्रिगर्ड रशिया's moves in Crimea and Donbass in 2014. Why did Russia launch a full-scale invasion of Ukraine in 2022? उससे पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, अभी क्यों ये सारा कुछ हुआ है. What are Russia's objective in Ukraine? End game क्या है जिसे हम कहते हैं. What is Russia's end game in Ukraine? What is America's end game in Ukraine? What is Europe's end game in Ukraine? ये सारे सवाल होंगे जो कि हमने इसमें कर लेने हैं. यूएस और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी क्या है. व्हाट डू यूक्रेनियंस वांट, क्योंकि इस पूरी डिबेट में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो यूक्रेनियन पॉपुलेशन है. उन्हें क्या चाहिए और अभी जो मुज़ाकरात हो चुके हैं वो सिचुएशन क्या बनी है. ये हमने एक डे 8 की तस्वीर रखी है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द यूक्रेन, दैट्स रिफ्लेक्टिंग रशिया, बेलारूस एंड इट्स नेबर पोलैंड. थोड़ा सा मैं वॉर के बारे में बता दूं. दिस इज द मैप ऑफ द वॉर. यू कैन सी टू रीजन्स, लुजान एंड डोनेत्स्क. ये जो रीजन्स है इनकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई और उसके बाद रशिया ने इनकी रिकॉग्निशन, इनकी इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज की. और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है R2P, राइट टू प्रोटेक्ट अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, उसको बेसिस बना के जैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया में इंटरवेंशन की है, रशिया हैज बीन रीडिंग फ्रॉम द सेम प्लेबुक और यहाँ पे इंटरवेंशन कर ली. सो इंटरवेंशन हैज बीन फ्रॉम द रशियन टेरिटरी, फ्रॉम द ईस्टर्न यूक्रेन, फ्रॉम द बेलारूस, फ्रॉम द क्राइमियन पेनिनसुला एंड सो ऑन. सो हर एक स्लाइड के साथ एक तस्वीर होगी जो कि आपने ज़हन में रख लेनी है. रूस और यूक्रेन जो है वो अपने आप में बड़ी सिस्टर स्टेट्स हैं. उनके दरमियान एक फैमिली टाइज हैं. माजी में वो एक ही रियासत का हिस्सा होते थे, सोवियत यूनियन, लेकिन ग्रेजुअली जैसे सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई तो दोनों के दरमियान ग्रेजुअली मामला खराब हुए. इनिशियली रशियन फेडरेशन की कोशिश ये थी कि यूक्रेन
रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा बने। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे यूक्रेन यूरोपियन इंटीग्रेशन की तरफ मूव करता गया, वैसे वैसे दोनों के दरमियान तजादात बढ़ने शुरू हो गए और ये इंटेंसिफाई हो गए 2008 2014 ऑनवर्ड। 14 में तो क्राइमियन पेनिनसुला की एनेक्सेशन भी हुई और बाद में रशिया ने रिजीम चेंज की पॉलिसी भी परसू की कि कोई ऐसा बंदा है यूक्रेन में जो कि यूक्रेन को रोके कि तुम नेटो और ईयू का हिस्सा ना बनो, तुम यूरेशियन कम्युनिटी का हिस्सा बनो, तुम रशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनो। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई जिसके नतीजे में जंग हुई। सो ये जो फरवरी में जंग हुई है, रशिया फुल स्केल इन्वेजन, रशिया फुल स्केल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, इससे ये जो यूरोपियन सिक्योरिटी का पूरा तस्वर है, दिस हैज बीन चेंज्ड वंस एंड फॉर ऑल। वेस्ट इस वक्त यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और साथ ही कोशिश ये कर रहा है कि रशिया की जितनी कोशिश है यूक्रेन पे हमले करने की उसे फ्रस्ट्रेट किया जाए, जो एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप है उसे फ्रस्ट्रेट किया जाए और इवेंचुअली यूक्रेन की किसी न किसी तरीके से मदद की जाए। तो ऑन वन हैंड Ukrainian people are able to fight back, but at the same time the war is becoming longer and even more consequential, leading to mass refugees, leading to a lot of humanitarian crisis at home and in the region. So अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको 3 सिनेरियोस बताऊंगा। इट इज अनक्लियर इफ एंड हाउ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन कुड इमर्ज, क्योंकि मसला ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन के साथ जो अलाइनमेंट है और नेटो के साथ अलाइनमेंट जो कि यूक्रेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है, उसके लिए रेफरेंडम कराना पड़ेगा, वो हो सकेगी नहीं हो सकेगी? क्या ये मुमकिन है कि रूस मजीद लीथल वेपन इस्तेमाल करे? क्या ये मुमकिन है कि नेटो की इसमें इंटरवेंशन हो? ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज होंगे जो कि हम एंड ऑफ दी लेक्चर जो है वो 4 स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि यूक्रेन वुड बी डिवाइडेड, जैसे किसी जमाने में जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। हाउ कॉन्सिक्वेंशियल वुड दैट बी? इट रिमेन्स टू बी सीन। बैकग्राउंड हम इस चीज का थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाई इज रशिया अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। सबसे पहले तो दिस वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। लेकिन ग्रेजुअली जो है जैसे जैसे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता गया एंड इवेंचुअली 1991 में पूरा हो गया, तो उसके बाद ये अलहदा रियासत के तौर पर इमर्ज हुआ। लेकिन उससे पहले भी ये जो रशियन फेडरेशन की सेकंड मोस्ट पॉपुलस एंड सेकंड मोस्ट पावरफुल जो रिपब्लिक थी सोवियत यूनियन की, वो यूक्रेन ही थी। लिहाजा इनके दरमियान जो टाइज थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। पिछले 3 दहाइयों में यूक्रेन ने हमेशा कोशिश ये की है कि अब उसकी जो आजादी है उसको वो सॉलिडिफाई करें, और उनके नजदीक सॉलिडिफिकेशन के 2 मेजर इंडिकेटर्स हैं। क्या वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या नहीं है, और सेकेंडली क्या वो नेटो का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी की हैं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लाइक्ड बाय रशिया, primarily because of its economic and security concerns and its image as a global power in making. कोशिश ये की यूक्रेन ने कि ऊपर वाले 2 ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, लेकिन उनको फ्रस्ट्रेट किया इंटरनल डिविजन्स ने, पर्टिकुलरली उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन में जो झगड़े हुए और रशिया की इवेंचुअल सपोर्ट ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन को मिली, इससे ये पूरे का पूरा मामला खराब हो गया। तो जो वेस्टर्न पार्ट है दैट बेसिकली सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद द यूरोप, वो पोलैंड के साथ, वो रोमानिया के साथ, वो मोल्डोव के साथ मिलना चाहता है बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन। लेकिन जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है दैट इज हाईली टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया। 605 मिलियन passports Russia ने इशू कर लिए हैं, and Russia has been using all the tools of the soft power to win over the population. So Russia has not only been using brute force in the western Ukraine, but at the same time using hearts and winning hearts and minds strategy in the eastern Ukraine. So this brings us to the next debate कि रशिया यूक्रेन में जो मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ दैट हैपेंड इन 2014, जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया और जो डोनबास रीजन के जो सेपरेटिस्ट हैं साउथ ईस्टर्न रीजन में उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर लिया।
और ये पहला कन्फ्लिक्ट था कि किसी यूरोपियन लैंड पे किसी एक यूरोपीय मुल्क ने किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क की जमीन के ऊपर इस तरीके से कब्जा किया। उससे पहले जर्मनी और फ्रांस में होते थे कन्फ्लिक्ट्स, जर्मनी और पोलैंड में होते थे कन्फ्लिक्ट्स, पोलैंड और लेट्स से फ्रांस में होते थे कन्फ्लिक्ट, या रोमानिया और दीगर जो बाल्टिक और आर्टिक स्टेट्स थी उनमें इस तरह से मामला होते थे। बट दिस कन्फ्लिक्ट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड हैपेंड एज एन आई ओपनर इन द रीजन, और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जो कि आपके सामने भी लिखा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेजिक पार्ट है इस चीज का वो है 2022 में व्हेन रशिया एम्बार्क्ड ऑन द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन। अब ये जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हुई है इसका कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड हम किसे कहते हैं, जो हम ज्यादा हिस्टोरिकली चीजों को देखें, जैसे हमने 1991 से चीजों को देखा, दैट विल बी नोन एज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो रिसेंट पास्ट होता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसका जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जब आप पेपर में लिखेंगे तो ये आपने थोड़ा सा फर्क लिखना है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में मोर और लेस आपको हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, करंट अफेयर्स के पेपर में, आईआर के पेपर में या दीगर आप जो सवाल करेंगे उनमें आपको कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। एक तो हमने बात कर ली कि डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन हो गई, दोनों के दरमियान क्लोज टाइज हुई। 1994 में उसने न्यूक्लियर वेपन का जो अर्सेनल है उसे भी अबंडन कर लिया। ये सारी चीजें इस बुनियाद पर हुई थी कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जो के मेजर पावर्स हैं जिनको वीटो पावर हासिल है सिक्योरिटी काउंसिल में, दे वुड बी इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी इन द सेंस के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द यूक्रेन। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रशिया अपडेटेड ब्रेजनीव डॉक्ट्राइन। ब्रेजनीव डॉक्ट्राइन क्या है कि रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितनी भी रियासतें हैं वहां पे अगर अपराइजिंग हुई या वहां पे ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई जो कि रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है तो वहां पे रशिया मिलिटरली इंटरवीन करेगा। उसकी एक मिसाल हमें मिलती है फॉर एग्जांपल चेचनिया में 2002 में, कि जब चेचन रेबल्स ने थ्रेटन करना शुरू कर लिया रशियन सिक्योरिटी को, सो रशिया इंटरवीन्ड एंड क्रश्ड चेचन रिबेलियन इन अ वेरी रूथलेस मैनर। The episode was repeated in 2008 in Russia-Georgia war. It was repeated in 2014 in Russian invasion of Crimean Peninsula and its eventual annexation, and it happened again in February 2022 when Ukraine actually voted to be part of the EU and NATO setup. Russia intervened here. So this is the basic context that you need to keep into account. और क्या है, और ये है कि ये मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ हिस्टोरिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल आर्गुमेंट्स की फॉर्म में ताकि डिस्कशन हो। ये सारी चीजें फिर हम एक स्लाइड पे भी लिखेंगे कि टोटल कॉजेशन ऑफ वॉर क्या है, 8 से 10 हम वो फिर लिखेंगे। फिर हमने यही देखा है कि पिछले साल में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है जिसने रशिया की इमेजिनेशन टुवर्ड्स यूक्रेन को तब्दील कर लिया। द डॉक्यूमेंट इज नेम्ड एज on the historical unity of the Russians and Ukrainians, so to say that Russians are Ukrainians and Ukrainians are Russian and both are one people. So ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके पीछे एक कॉज ये भी है कि Russians everywhere are to be protected by Russia anywhere. उसके बाद मिलिट्री बिल्डअप हुआ है 2021 की एंड में, स्कर्मिशेस होते हैं, एस्केलेशन होती है, पीस टॉक्स होते हैं, लेकिन फेलियर होता है। मीनवाइल होता क्या है कि जो डोनबास और जो दीगर ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन्स हैं वहां पे यूक्रेन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर लेता है एंड देयर इज अ थ्रेट ऑफ द जेनोसाइड। रशिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ द जेनोसाइड एंड actually uses it as an excuse of for the invasion of the Ukraine, जिसके बाद इन दोनों regions की recognition होती है and then Vladimir Putin says very openly that admission of Ukraine to NATO is a foregone conclusion. It means it cannot happen. Moscow cannot afford to ignore the threat of the nuclear armed Ukraine, and he demanded that those who seized and retained power in Kyiv immediately cease hostilities or face consequences.
एंड द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये जो वॉर है वो हुई है। सो इसको नाम दिया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। वॉर इसे नहीं कहा गया, ये नहीं कहा रशिया ने कि वी हियर बाय डिक्लेयर वॉर ऑन यूक्रेन। वॉर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, स्पेशल मिलिट्री के ऑपरेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड क्या होते हैं, या तो रिजीम चेंज होती है, या बिहेवियरल चेंज होती है, या फिर okay, am I properly audible so that we can continue? I'm just getting one or two messages के आवाज नहीं आ रही। Am I properly audible? Okay, yes now, thank you. So हम बात कर रहे थे कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो वॉर और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में क्या फर्क होता है? वॉर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। मसलन वो हो सकता है कि डिवीजन ऑफ एनिमी टेरिटरी, मिसाल के तौर पर फॉर्मर जर्मनी जो कि हिटलर की जर्मनी थी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड के ऊपर जंग डिक्लेयर कर ली और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। वॉर का मकसद ये भी होता है कि लार्जर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएं कि टोटल एनाहिलेशन ऑफ एनिमी हो। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड उसका एक मकसद होता है प्राइमरली रिजीम चेंज, जैसे अमेरिका ने इराक में इंटरवेंशन की, जैसे अफगानिस्तान या लिबिया में इंटरवेंशन की। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा मकसद होता है बिहेवियरल चेंज, कि अगर दूसरा मुल्क अपने रवैये में तब्दीली ला देता है तो वहां पे वो हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती है। तो रशिया ने रशिया के जो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले एनालाइज करे थे। तो रशिया ने पहले तो ये चाहा कि ज़ेलेंस्की की जो रिजीम है उसे चेंज कर लें और एक ऐसा बंदा वहां पे ला खड़ा कर दें जो कि यूक्रेनियन अवाम को इस बात पे बावर कर ले कि भाई हमारा नेटो और ईयू में जाना बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल होगा और वहां पे ये ऑपरेशन खत्म होता है। सेकंड ये कि बिहेवियरल चेंज, इवन इफ ज़ेलेंस्की पावर में रहता है वो ये मान ले कि भाई ईयू और नेटो में जाना ना अब यूक्रेनियन अवाम के लिए इतना कॉन्सिक्वेंशियल होगा कि ऑड्स विल आउटवे एनीथिंग। तो ये दूसरा फिर ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा ये होता है कि लिमिटेड गेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रूस ने कहा कि वी वांट डीनाज़िफिकेशन एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ द यूक्रेन, यानी कि आप मिलिट्री कैपेबिलिटी किसी मुल्क की इस हद तक तबाह कर लेते हो, टोटल एनाहिलेशन नहीं, लेकिन इस हद तक आप तबाह कर लेते हो कि वहां पर आपको इमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। So based on these ideas, a special military operation in Ukraine was initiated that resulted in international sanctions. This is the story we know so far. ये तो स्टोरी हो गई। अब इसको हम सवालात में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा बन जाता है कि why did Russia launch a full scale invasion of Ukraine in 2022? क्योंकि हमें तो आर्गुमेंट्स की फॉर्म में चीजें पता होनी चाहिए ना, इतनी एक्सप्लेनेशन तो हमें वैसे जहन में होनी चाहिए। वी शुड बी नोइंग द कॉन्सेप्ट एज टू व्हाट दे आर एंड इन व्हाट मैनर दे शुड बी कैरिड आउट। लेकिन हमें आर्गुमेंट्स चाहिए क्योंकि पेपर में हमने हेडिंग्स लिखनी है। आप कह सकते हैं कि उसका पहला रीजन है हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, जो कि हमें उस डॉक्यूमेंट में नजर आता है जिसमें प्यूटन ने कहा कि रशिया इज यूक्रेन एंड यूक्रेन इज रशिया, 2 countries are 1 people. So based on this idea, this war happened. Second reason, threat of genocide in eastern Ukraine because of the failure of the talks between 2 countries and eventual determination of the Ukrainian president to carry out aggressive military posture and aggressive military strategy in the secessionist regions of the eastern Ukraine. So Russia intervened, exercising its R2P, right to protect, and based on humanitarian intervention that Russians anywhere will be protected by Russia everywhere. So in order to avert a genocide, Russia intervened, recognized Luhansk and Donetsk, and this led to the war. Next, Ukrainian potential inclusion in NATO and European Union. Russia ने 3 डिमांड्स की हैं यूरोपियन यूनियन से या लेट्स से ट्रांसएटलांटिक अलायंस है कि नंबर 1 ये है कि नेटो की मेंबरशिप अब मजीद नहीं बढ़ेगी, इट विल बी रिवर्टेड बैक टू 1997।
कि जितने ममालिक तब थे वही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। यूरोपियन यूनियन वुड नो लॉन्गर बी एक्सटेंडिंग इट्स मेंबरशिप टू अदर कंट्रीज। और तीसरा ये है कि नेटो का जो मिलिट्री बिल्डअप है किसी भी ऐसे मुल्क के करीब नहीं होगा जो कि रूस के साथ बाउंड्रीज शेयर कर रहा है। सो आप देखें कि पोलैंड में सबसे ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप है नेटो का। सो दैट इज थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द रशिया। सो दिस इज नॉट acceptable to Russia। ये तीसरा आर्गुमेंट हो गया। We move on to next, need of buffer between Russia and NATO। देखें यूक्रेन से आगे वाला जितना भी यूरोप है दैट इज डोमिनेटेड बाय नेटो। बफर स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट होती है दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स के दरमियान कि जिसपे दोनों पार्टीज ने एग्री किया हो कि इसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा, इसको कोई भी बंदा अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करेगा। जैसे किसी जमाने में अफगानिस्तान बफर स्टेट था बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर। सो आज यहाँ पे ये बफर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन चूंकि बफर नहीं बनना चाहता, दिस हैज लेड टू वॉर। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, ये रूस की फिलॉसफी है जिसे आप एक्सटेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन दैट सेज कि हम फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जितनी भी थी उनमें अपना असर रसूख रिवाइव करेंगे, जिसका हरगिज मकसद ये नहीं कि हम सोवियत यूनियन को रिवाइव करेंगे, लेकिन ये मकसद जरूर है कि वो तमाम तर स्टेट्स रशिया के जो फॉर्मर प्रेस्टीज और पावर थी उसे एक्नॉलेज करेंगे। एंड दिस हैज टू रिमेन सो। नेक्स्ट, रशियन रिविजनिज्म। रशिया कंसिडर्स इटसेल्फ एज अ सुपर पावर, if not superpower then at least a major power that actually supports the idea of tripolarity, that the age of unipolarity or American dominance is over. All that world needs today is tripolarity, a world dominated by China, Russia and America. So किस तरीके से अपना पावर assert किया जाए? This assertion, this special military operation is basically indication of Russian revisionism, that we are the powerful state and we have the rule in international affairs. इसके पीछे एक और रीजन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज प्यूटन्स लेगेसी। व्लादिमीर पुतिन अपने आप में देखें 1999 से लेके 2024 तक रहने वाला एक ही शख्स है जिसने रूस के ऊपर हुकूमत की है। कितने अमेरिकी सदूर चेंज हो गए, पूरी दुनिया में हुक्मरान चेंज होते रहे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन रिटेन पावर। सो ही वांटेड हिज लेगेसी कि जो रशियन एम्पायर का असर रसूख हुआ करता था, I need to revive that. So by upholding the idea of Russian empire or Russian revisionism, Putin wants to stay as immortal in the Russian history. So this has also led to the war. Last but not least is aggression of the NATO. So basically यूरोपियन यूनियन और नेटो की ही गलती है कि उन्होंने पहले इनकरेज किया यूक्रेन को कि इट मस्ट गेट रेडी, कि वो मेंबरशिप हासिल कर ले, एंड इन एनी इवेंट ऑफ द रशियन एग्रेशन ऑफ द वायलेशन ऑफ इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नेटो वुड कम टू इटसेल्फ। लेकिन जब रियल एग्रेशन हुई तो नेटो सेड सॉरी, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अब आपने एक चीज यहाँ पे समझ लेनी है बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम जितनी डिस्कशन कर रहे हैं मेरी कोशिश ये है कि उसे हम हेडिंग फॉर्म में कर लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये हेडिंग्स ही काम आनी है जो कि आपने पेपर में लिखने, अदरवाइज ये सारी चीजें यूट्यूब पे पहले ही पड़ी होंगी और आप मुझसे बेहतर ज्यादा जो है ना बेहतर तरीके से चीजें सर्च कर सकते हैं। आई डोंट नो कि कैसे सर्च होती हैं, लेकिन ये जो है वो आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो इस तरीके से चीजें तैयार करनी। अब इसकी नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं और वो है कि रशिया के इंटरेस्ट हैं क्या, रशिया चाहता क्या है। सिंपल क्वेश्चन। रशिया के वैसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि भाई हिस्टोरिकल रिविजनिज्म है और रशिया चाहता है कि भाई वी हैव फैमिली टाइज और हमें अलहदा नहीं होना चाहिए और हमें एक दूसरे का मुखालिफ नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव क्लोजर इंटीग्रेशन। सेकंड ये कि रशियन डायस्पोरा मैक्सिमम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके से दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल हो जाते हैं, हॉस्टिलिटीज हो जाती हैं, तो दिस वुड नॉट बी गुड फॉर द रशियन डायस्पोरा। सुपर पावर इमेज है,
रशिया कहता है कि हम सुपर पावर रहे हैं, सो डाइवोर्स विद यूक्रेन वुड मीन द मिस्टेक ऑफ हिस्ट्री एंड थ्रेट टू रशिया स्टैंडिंग एज अ ग्रेट पावर, कि रूस के पड़ोस में रहता हुआ एक मुल्क कुछ अलहदा हो गया, उससे बुरी और बात क्या हो सकती है। So losing a permanent hold on Ukraine and letting it fall into the Western orbit would be seen by many as a major blow to Russia's international prestige. कि अगर वो नेबर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो और क्या कर सकता है। क्राइमिया एक और इंटरेस्ट है, जैसे हमने बात की कि 2014 में क्राइमियन एनेक्सेशन हुई थी, तो अगर ये यूक्रेन अब चला जाता है नेटो में तो हो सकता है कि नेटो वुड ब्रिंग वॉर टू द क्राइमिया। तो ऐसी सूरत हाल में इन डेज टू कम इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर रशिया टू एक्चुअली प्रोटेक्ट दिस क्राइमियन पेनिनसुला। और अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी रूस ने कह लिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग ऑन क्राइमिया, दिस कैन नॉट बी डिस्कस एंड दिस वुड नेवर बी डिस्कस। पॉलिटिकल स्वे, रशिया की हमेशा कोशिश ये रही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए इस रीजन में, और उसके लिए उसने बहुत कोशिशें की थी। यूक्रेन फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी एज वेल। अब आते हैं इम्प्लीकेशंस के ऊपर। अब इम्प्लीकेशंस के लिए आप ये हेडिंग बना लें कि यूक्रेन के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, नेटो के ऊपर क्या है, रूस के ऊपर, यूएसए, चाइना, यूरोप, एशिया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इन सब चीजें, इन सब पे क्या होंगी। सो वी वुड एनालाइज देम वन बाय वन। रूस के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो हम थोड़ी सी डिटेल में कर लेंगे। अच्छा, इम्प्लीकेशंस आप जनरली उनके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें, एक हेडिंग्स की सीरीज लिख लें। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सिक्योरिटी, उसके बाद लिख लें आइडियोलॉजिकल, टेरिटोरियल, ज्योग्राफिकल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, फिर उसके बाद आप लिख लें रिलीजियस, उसके बाद आप फिर लिख लें रीजनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल। ये आप किसी के ऊपर भी सवाल आ जाए ना तो आपने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, हम 2-2 मिनट में सबकी कर लेंगे। तो यूक्रेन के ऊपर सबसे पहली इम्प्लीकेशन क्या हुई कि यूक्रेन में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। लेट्स स्टार्ट विद वेरी नाइव आर्गुमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और एक ऑटोक्रेटिक सेंटीमेंट पूरे मुल्क में आ गया। इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई, रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बढ़ गए, इंटरनली डिस्प्लेस पॉपुलेशन की तादाद बढ़ गई, एंड इवेंचुअली उसके कोलेट्रल जो डैमेज हुआ है वो बहुत हुआ है। मिलिटरीली उसका इतना नुकसान हो चुका है कि वहां पे जो यूक्रेनियन स्काईज हैं दे आर वर्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन आर्मी। आई जस्ट लीव अदर थिंग्स टू यू पीपल कि आपको एक बेसिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल जाए, बाकी यहाँ पर चीजें उस तरीके से कर लें। नेटो के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, सबसे पहले तो इससे ये पता चल गया कि फर्दर नेटो की एक्सपेंशनिज्म जो है that would bring consequences for entire region, so it would bring more insecurity rather than security to the region. Second ये है कि नेटो में बेशक अमेरिका भी मौजूद है, लेकिन जो भी यूरोपियन रीजन के ऊपर जंग होगी उसकी जो प्राइमरी आप समझ लें कि विक्टिम होगी वो यूरोपियन पॉपुलेशन होगी। अमेरिकन वुड बी ऑब्जर्विंग एवरीथिंग ऑन द ड्रोन, ऑन द टेलीविजन, ऑन द सैटेलाइट। तीसरा ये कि इससे नेटो की कैपेबिलिटी भी पता चल गई कि इन द केस ऑफ द म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, फॉर दैट मैटर पोटेंशियल यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, नेटो इज नॉट रेडी or willing or have courage to checkmate any, let's say, move of the Russia। मिसाल में उसकी दूंगा आपको एक कि यूक्रेनियन सदर ने कहा कि नो फ्लाई जोन एस्टैब्लिश कर लें। नेटो ने कहा वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज doing so might trigger a Russo-NATO conflict in the region। ये नेटो के ऊपर आ गई तो नेटो की जो एफिकेसी है दैट इज रिमेंड क्वेश्चनेबल। फूड फॉर थॉट आप लोगों के लिए ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि नेटो बना था इन रिस्पॉन्स टू वार्सा पैक्ट, या वार्सा और पैक्ट और नेटो एक दूसरे के रिस्पॉन्स में बने थे। जब वार्सा पैक्ट ही खत्म हो गया है तो नेटो की क्या जरूरत है। और नेटो का जो मिशन था पहले तो और था, अब नेटो ने हर जगह इंटरवेंशन करना शुरू कर लिए। सो हाउ वुड दैट बी, एक ये सवाल है। डू यू थिंक दैट नेटो शुड बी अबॉलिश्ड? वन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो ये है कि
नेटो की जगह, जैसे इमैनुअल मैक्रोन कहता है कि यूरोपियन यूनियन शुड हैव इट्स ओन स्टैंडिंग आर्मी, क्या ये आइडिया ठीक है या ये आइडिया ठीक नहीं? रूस के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अमेरिका के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हुई? अमेरिका सबसे पहले तो एक्सपोज हुआ है कि पूरी दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, अमेरिका इज बिहाइंड देम। ये पहले बात दोबारा से टेस्टिफाई हो गई। सेकंड, इवन इफ कन्फ्लिक्ट की एंड में नेगोशिएशंस हैं, तो अमेरिका इज बेसिकली प्राइम कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तीसरा ये कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस, हालांकि कोल्ड वॉर में भी इस तरह की सैंक्शंस नहीं लगी थी, वो सैंक्शंस लगा के ये साबित कर लिया है कि उसकी प्राइम अब जिम्मेदारी ये हो गई है कि रूस के खिलाफ जंग का महाज तेज किया जाए और जंग क्विकली खत्म ना हो, जंग प्रोलॉन्ग की जाए, ताकि जंग के जो नुकसानात हैं वो रूस के लिए बहुत कॉन्सिक्वेंशियल हो। देखें, एक जंग है 10 दिन की, और एक जंग है अगर वो 50 दिन चली जाए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज, डिफिकल्ट फॉर स्टेट्स टू सस्टेन दैट वॉर। तो अमेरिका के ऊपर ये असर आप कह लें, या अमेरिका एनालिसिस आप कर लें, कि वो चाहता है कि भाई किस तरीके से ये जंग बढ़े, और मर तो वैसे भी यूक्रेनियन लोग रहे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी न किसी तरीके से सिक्योर हो। सो दैट्स ऑल अबाउट यूएस। चीन जो है उसने ना कंडेम किया है ना एडवोकेट किया है। सो चाइना इस पूरी इक्वेशन में हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग मेडिएटर के तौर पर इमर्ज हो, और पूरी दुनिया में जो अपना पीसफुल राइज का जो नैरेटिव है उसे स्ट्रेंथन कर ले। यूरोप के ऊपर क्या इफेक्ट हुए, मैं भूल ना जाऊं, मैं पहले आपको ये बता दूं कि यूक्रेन में रेफ्यूजी क्राइसिस हुए, सारे यूरोप ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया कि कोई नहीं, जितने भी आ जाए हम ले लेंगे। कहाँ गई जीनोफोबिया, कहाँ गई फार राइट? उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे लिबिया से, मेडिटेरेनियन से, मिडल ईस्ट से जाने वाले रेफ्यूजीज को यूरोप वेलकम तक नहीं कहता। इवन ब्रेक्सिट की सबसे बड़ी जो बेसलाइन थी वो ये थी कि वी वुड नॉट एक्सेप्ट आउटसाइडर्स इवन इफ दे आर फ्रॉम विद इन यूरोप और बियॉन्ड यूरोप। सो यू कैन क्लियरली सी द hypocrisy ऑफ द यूरोप, कि ये जो पूरा रेफ्यूजीज के लिए बॉर्डर बंद कर लो, दैट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय इस्लामोफोबिया एंड नथिंग एल्स। बाकी ये सारे रेफ्यूजीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। I'm just pointing out to the hypocritical and inconsistent policy of Europe over refugees. Second, यूरोप को रियलाइज हो चुका है कि जंग क्या है। The horrors of World War II were not over. In fact, not over. They are coming back. और फर्स्ट टाइम यूरोप को फील हो रहा है कि how does it look to live under the threat of the nuclear holocaust. और चौथा, यूरोप की पॉपुलेशन भी अब ये बात समझने पे मजबूर हो गई है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यूक्रेन के साथ अगर हम इकोनॉमिक टाइज करें तो नेसेसरली यूरोपियन यूनियन में उसकी मेंबरशिप हो, तो नेसेसरली वो नेटो का मेंबर भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी। ऑन एशिया, एशिया में अभी डायरेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन अमेरिका ने जितने भी सैंक्शंस लगाए उन सेकेंडरी सैंक्शंस का यहाँ पे असर हो सकता है। International peace and security, particularly in maritime domain, in Black Sea, in Mediterranean Sea, for that matter in the, आप कह सकते हैं कि यूएन जो पीस एंड सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है, that has shown its weakness once and for all. International economy is अंडर अटैक, पहले यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से, फिर कोविड-19 की वजह से, एंड देन अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस की वजह से। ये आप इम्प्लीकेशंस लिखेंगे इनके ऊपर और आप फर्दर एनालिसिस करेंगे। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन रशिया। मैं ये क्विकली आपको बता देता हूँ। तो आप कह लें रशिया, पहले तो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हुआ है। सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। स्विफ्ट पेमेंट ट्रांसफर नेटवर्क है, ये आपने पढ़ लेना, ये 2-4 लाइनों का है। आई जस्ट लीव दिस एज अ होमवर्क टू यू। वो उसके ऊपर असर पड़ा है। रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स बैन हो चुके हैं।
और ये है कि यूके एम्स टू फेज आउट रशियन ऑयल बाय द एंड ऑफ 2022। एयरलाइंस के ऊपर असर हुआ है, पर्सनल सैंक्शंस लगी हैं, इवन प्रेसिडेंट पुतिन, हिज डॉटर्स, हिज फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज मेनी अदर इंडिविजुअल्स। ये एक मशहूर प्रोजेक्ट है रशिया और जर्मनी के दरमियान, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। इसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ा है, एंड दैट्स वेरी मच विजिबल टू अस। ये रिवर्ट हो गया। ये कंपैरिजन है जो कि आप करेंगे। छोटी सी एनालिसिस ये है कि रशिया के ऊपर मिलिटरीली एक असर पड़ा है, और वो ये है कि 3 उसकी रॉन्ग अजम्पशंस हमें सामने नजर आई है। रूस ने सोचा कि उसकी जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है। मॉडर्नाइज्ड होना लेकिन वेल कैपेबल होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। Second, Ukrainian capacity and willingness for resistance was undermined. ये ख्याल किया गया कि लोग डर जाएंगे. It's not. Propaganda has its limits and people have retaliated, even if in a minimal manner. Western unity and determination. रूस ने इतना इमेजिन नहीं किया था कि ये लोग इतनी ज्यादा sanctions लगाएं. But then that has happened. सो रशिया ने जो मिलिटरीली इस वार की बहुत ज्यादा कॉस्ट पे कर लिए। एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं रशिया के ऊपर, यूएन में, G7, यूरोपियन यूनियन एंड सो ऑन। अभी तो ये भी बात हो रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहां से इसकी मेंबरशिप जो है वो सस्टेन की जाए। और क्या है, और ये कि इससे यूएस रशिया रिलेशंस बहुत खराब हुए हैं। वाइडर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है। आने वाले दिनों में रूस और उसके जो नेबरिंग नेटो ममालिक हैं उनमें यूएस भी इन्वॉल्व हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कमिटमेंट्स, एंड दिस कैन लीड टू अ मोर कॉन्सिक्वेंशियल वॉर। Conflict in Ukraine will have broader ramifications for the cooperation in critical issues like arms control, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा आइडिया है कि हम पूरी दुनिया में आर्म्स कंट्रोल लेके आए, तो द थ्रेट ऑफ वॉर वुड इवेंचुअली सबसाइड, कि नहीं भाई आर्म्स कंट्रोल नहीं हो सकता, आर्मामेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। Cyber security threats would be prolonged. Nuclear non-proliferation would become a thing of the past. Energy security, counterterrorism, and political solution in Libya, Syria, and Yemen and elsewhere would be consequential. हम पाकिस्तान डिस्कस कर लेते हैं challenges and opportunities, लेकिन आखिर में you need to wait for that. नेटो और यूरोप के लिए हमने बात कर ली इन चीजों के बारे में। Just look at them. It has revived memories of the Great War. There have been refugee crises. There have been fear of atom bomb. के रूस ने कहा है कि we can go for the catastrophe unprecedented in human history and so on. मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है जर्मनी में और दीगर ममालिक में। अब रशिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि नेटो मस्ट टर्न द क्लॉक बैक टू 1997, फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन खत्म कर ले, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1997 ऑनवर्ड आगे बढ़ा है उसे रिवर्ट कर ले, और स्ट्राइक वेपन्स नियर रशियन बॉर्डर शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। ये बेसिक डिमांड है जहां से फिर सारी चीजें एमिनेट कर रही। और वो फिर कौन कौन से रीजन आ जाते हैं? सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड बाल्टिक स्टेट। हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की। इट हैज लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल regime change of behavior, या परमानेंट कंट्रोल ओवर रशियन मेजॉरिटी एरियाज इन ईस्टर्न यूक्रेन इंक्लूडिंग क्राइमिया। एंड पॉइंट, Putin wants to make Russia great again. So what have been US priorities in Ukraine? एक ही priority है कि use Ukraine as a proxy to weaken Russia.
use Europe to bear the cost of the war in Ukraine and portray itself as the torchbearer of life, liberty, equality, fraternity, democracy, and pursuit of the happiness of all the people. सो अमेरिका की पहली कोशिश ये है कि भाई किस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए एज अ काउंटर वेट टू रशिया इन द रीजन, और ये पोस्ट कोल्ड वार सिनेरियो से ये चीज चली आ रही. There is but one statement regarding that. It cannot be stressed strongly enough that without Ukraine, Russia ceases to be an empire. But with Ukraine subordinated and then subordinated, Russia automatically becomes an empire. US and EU policies क्या है यूक्रेन के लिए? वो चाह रहे हैं कि देयर मस्ट बी रेस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. जो रिसेंट रिकॉग्निशन हुई है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक्स की, वो इलीगल है, नहीं होने चाहिए. डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन टू वॉर, और साथ ही वो यूक्रेन की जो है वो मदद भी कर रहे हैं. एंड एक्सटेंशन ऑफ सैंक्शन regime on Russia. So what do Ukrainians want? Ukrainian wants nothing but peace. अब ये जो आइडिया है कि EU में जाएंगे तो एक दिन यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगी, that is seriously under the question. Russia's aggression in recent years has galvanized public support for Ukraine's westward leaning. एक narrative ये है. दूसरा narrative ये है कि it has also galvanized the narrative that Ukraine shouldn't concede future NATO membership to end the war. लेकिन जो यूक्रेन का सदर है उसने कहा है कि मैं हूं ना, और उसने फिर ये यूक्रेन के हवाले से ऑफर्स दी हैं कि यूक्रेन would become a non-bloc or a non-nuclear state with no foreign military bases or contingents on its territory. Legally binding guarantees would require countries such as UK, US, China, Turkey, France, Canada, and others to protect a neutral Ukraine in the event of attack. उसके बाद गारंटेड स्टेट्स इसके बारे में मुज़ाकरात करेंगी. यूक्रेन को अलाउ किया जाएगा यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का, लेकिन इसकी वजह से फिर रूस ने कहा कि आई थिंक वी नीड टू टीच यू इवन अ हार्डर लेसन. So Ukraine would not enter military political alliance, and any international exercise would require consent of the guarantor states. Ukraine's bid to join NATO and EU is enshrined in its 2019 constitution. So उसमें तब्दीली के लिए एक रेफरेंडम जरूरी है जो बाद में फिर कराया जाएगा, लेकिन Russia says it must be now. So US is a spoiler in this whole game. जैसे for example critical time पे Putin को कहा गया war criminal and Russia has committed war crimes. So this has basically escalated the situation. So hawkish American position is not beneficial to end the war. और अब रूस की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है कि वो तब वॉर एंड करेगा जब रूस के ऊपर जितनी भी सैंक्शंस लगाई गई हैं वो रिवर्ट नहीं होती. अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में हम सिनेरियो 1 ये देखते हैं कि जिसमें रशिया इज डिप्लॉइंग ग्रेटर फोर्सेस एंड मोर लीथल वेपन्स टू अचीव फास्टर कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री and takes control of the capital before imposing hegemonic peace on Ukraine that includes partitioning of the country. ये इस तरीके से partitioning हो सकती है, लेकिन इसके लिए consequences हैं क्योंकि Ukrainian resistance is very much there, और उसके लिए there is the Western support as well. And this brings us to the scenario 2, और वो ये है कि devolving into a second Afghanistan, कि वहाँ पे continued military presence हो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सस्टेनेबल. तो अमेरिका की शिकस्त से और माजी में अपनी शिकस्त से रूस ने कम से कम ये सबक सीख लिया है कि एनी सच एंडीवर इज वेरी मच कॉन्सिक्वेंशियल. सो उसने इसको नाम ही इसलिए दिया है कि नो, वी वुड नॉट मेक इट वी वुड नॉट मेक यूक्रेन अ सेकंड अफगानिस्तान. वी वुड रादर go for a special military operation that focuses on regime change of behavior, and let's say the permanent control over the Russian majority areas in eastern Ukraine, including Crimea.
और रशिया की स्ट्रेटेजी हमने बात कर ली है कि पहले ही जो है ना काफी सारी अंडरमाइन हो चुकी थी। सिनेरियो 3, NATO enters war, so this would no longer be a localized war between Russia and Ukraine. This is truly going to be a world war, and its possibility एक सूरत में है इसकी पॉसिबिलिटी कि पोलैंड के थ्रू ये सारा साजो सामान आ रहा है किसके पास, यूक्रेन के पास, क्योंकि ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो आप इमेजिन करें कि उस साजो सामान के ऊपर जो कि नेटो के जो स्पॉन्सरशिप में चल रहा है उसके ऊपर हमला हो जाता है, व्हाट वुड इट मीन? क्या नेटो अपने सारे साजो सामान की हिफाजत के लिए आएगा और नॉट? और अगर आएगा तो हाउ वुड इट लुक लाइक? क्या वो लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वॉर ऑफ वर्ड्स रहेगी, या क्या रहेगा? So Putin's threat of consequences greater than any UFS in history in retaliation. So welcome to Shark Tank. एक स्कीम है, This could only be 25 दिन में पैसा डबल। अब ये मैप के ऊपर आप देख लें, शायद ये बात आपको जो मैंने अभी बताई समझ ना आए। ये आपके सामने यूक्रेन है, ये है पोलैंड। पोलैंड से सारा ये जो जंगी साजो सामान है यहाँ पे आ रहा है। सो जंग हो रही है, यहाँ से बेलारूस से भी जंग हो रही है, और जंग हो रही है रशिया से भी, जंग हो रही है इस रीजन से भी, क्रेमिया से भी, और यहाँ से भी। आप इमेजिन करें ये जो साजो सामान एंटर हो रहा है इसके ऊपर रशिया हमला कर देगा, क्योंकि सप्लाई लाइन को काटना बहुत इंपॉर्टेंट है जंग को जीतने के लिए। सो दैट माइट लीड टू अ सिचुएशन दैट मे गो बियॉन्ड कंट्रोल। Scenario 4 भी हो सकता है, and that is very much important that we all must support. That is an urgent third option जो कि पाकिस्तान का कहना है, that is internationally sanctioned peace process, because war is not the solution to any problem, it can only intensify it. So इसके लिए जरूरी है कि अब चीन यहाँ पे अपना रोल प्ले करे। Time has run out on China's strategy of buck passing when it comes to global matters. It is time to get serious. So उसके लिए अच्छी चीज ये कि Beijing is neither condemned nor defended the Russian invasion and even abstained during the voting on the Russia at the UN throughout the conflict. So China has more leverage on this whole particular thing. So that's a particular conclusion of the discussion. लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अब क्या इसके इफेक्ट्स हैं? अब देखें, पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहला इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान, अब इसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। पॉलिटिकली पाकिस्तान को इसमें फायदा ये हुआ कि पाक और रशिया के जो टाइज हैं वो रिवाइव हुई, लेकिन सेकंड नुकसान ये भी हुआ कि पाकिस्तान का ये इंप्रेशन गया कि इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन एक्सिस इन द रीजन। इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फायदा नहीं। अच्छा, एक और पॉलिटिकल इसका पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ जो कि एलिजिडली है कि वेस्ट स्पॉन्सर्ड इन हाउस रेजिम चेंज इन पाकिस्तान अचीव करने की कोशिश की। इकोनॉमिकली आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है रूस और पाकिस्तान की इकोनॉमिक टाइज के रिवाइवल में। सिक्योरिटी में तावन बढ़ सकता है। ये जो है सारी चीजें, क्योंकि रूस के साथ इतने ताल्लुकात है नहीं, डेवलप हो रहे हैं, तो आप ये सारी हाइपोथेटिकल और फ्यूचरिस्टिक बातें करेंगे जो कि आने वाले में दिनों में हो सकती हैं। बाकी प्रैग्मेटिक है, सच प्रैक्टिकल के हमें क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। द वार इज ट्रूली डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान रीजन। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने ध्यान में रखनी।